हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर बात की थी एसिड बेस और सॉल्ट की, जिसके अंदर लगभग 4 वीडियो बनी है और उन 4 वीडियो के अंदर मैंने लगभग आपको वो पूरा कंटेंट क्लियर करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के अंदर जो हमारी वीडियोस की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप उन वीडियो को देख करके अपना जो एक टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन आज की जो मेन टॉपिक जो है, आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल इक्वेशन का रहेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रीड के अंदर जो लगा हुआ जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे आज कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, समीकरण क्या होती है। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण। टॉपिक दे रखा आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके प्रकार दे रखे होंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रकार की होती है, उसमें अपचयन और उपचयन को स्पेशली आपको उसके अंदर हाईलाइट करके दे रखा है। तो हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से मतलब क्या है। सबसे पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक समीकरण की जो चैप्टर का जो नाम है, यहाँ पर मैं बात करूं रासायनिक समीकरण, ठीक है, या अभिक्रिया कुछ भी आप मान सकते हो, ये चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं और मैं बात करूंगा 10th क्लास का जो लेवल है, उस 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण, 10th क्लास से बाहर आपकी कुछ नहीं आने वाला है, ये भी आप ध्यान से रखें, है ना। जरूरी नहीं है कि ज्यादा आप अलग हाई लेवल से कुछ पूछेगा, अरे यार रीड कर एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो यहाँ पर एक इसके अंदर स्टार्टिंग में जो चैप्टर जो है उसके अंदर आपको एक दे रखा है कि मैग्नीशियम का एक रिबन है और इस मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और जलेगा कोई भी चीज जो है वो किसकी उपस्थिति में जलेगी, ये तो आपको पता ही, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जब दहन होगा या मैग्नीशियम जब जलेगा तो ये मैग्नीशियम का जो रिबन जो है ये रिएक्शन करके बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये श्वेत रंग का पाउडर बन जाएगा, श्वेत पाउडर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा? श्वेत रंग का क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा यहाँ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कोई भी रासायनिक समीकरण होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो पदार्थ आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। दो पदार्थ आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, ये इक्वेशन है आपके सामने, समीकरण है, जिसके अंदर यहाँ पर कौन ऐड हो रहा है? मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम जो एक धातु है, और प्लस में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब बोल दोगे सर MgO कैसे बना? तो आपको पता है कि मैग्नीशियम जो है उसकी शोधकता लिखे है, मैग्नीशियम को मैं लिख सकता हूँ Mg+2 में, और ऑक्सीजन की बात करूँ तो मैं लिखता हूँ -2 में। तो प्लस का माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जो आगे का जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Mg। क्या बनेगा? MgO। तो इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब बात करोगे कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक, वहां तो ऑक्सीजन एक ही। तो ये रूल करता है, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। उस हिसाब से हम हिट एंड ट्राई मेथड के द्वारा मैं बताऊंगा आपको कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। पर मेरा यहाँ जो पर्पज जो है वो मेन पर्पज ये है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कि सीधी सी अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या बात हो जाएगी यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अगर अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लो, रासायनिक अभिक्रिया दो ही चीज आपको याद रखनी है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन आ जाता है, संगठन में परिवर्तन। और दूसरी बात, पदार्थ की जो गुण है, रासायनिक गुण, कौन से गुण? रासायनिक गुणों की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों में क्या आ जाता है? परिवर्तन। और कई बार रिएक्शन ये होती है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की बात करूंगा, यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक है, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जोड़ बन गया, ठीक है। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन गया? चूर्ण बन गया, ठीक है। तो वही बात करूं, अगर मोमबत्ती के जलने की बात करूं तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारा का सारा जल करके क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है ना, लिक्विड बन जाता है।
तो रासायनिक संगठन भी चेंज हो रहा है, पदार्थ का जो अवस्था जो है वो भी चेंज हो रही है, संगठन चेंज हो रहा है उसका। कई चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ जाती है, तो उसका संगठन तो बदल ही रहा है। रासायनिक संगठन, पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल रहा है, इसका मतलब है पदार्थों का। तो आप मान सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, वो अभिक्रिया है जिनमें पदार्थ का, नॉर्मल सी बात है, किसका संगठन बदलेगा, पदार्थ का। पदार्थ कोई भी हो सकता है, ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ये सभी को पता ही है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसको बीईसी बोलते हैं। नॉर्मली ये बात करें 3 प्रकार की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस की बात करते हैं, तो पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाए या फिर उसका रासायनिक गुण ही बदल जाए, उसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाए, जैसे रंग परिवर्तन हो गया, ये गुण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में करने से क्या उससे वाष्प निकल गई, यानी गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो जब रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण भी बदल जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कि वो अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये समीकरण दे रखी है, इसके अंदर क्या होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का रिबन है सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। इन दोनों से जब मैग्नीशियम का स्वेट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्वेट पाउडर हो गया है, तो ये सॉलिड पार्ट हो गया। तो इसमें पदार्थ का संगठन भी बदलता है, इसके गुण भी बदल जाते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये शॉर्ट में नॉर्मल सी बात थी, कई बार आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो किस प्रकार का पदार्थ बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इसकी प्रकृति कैसी है, किस रूप में बनेगा, ये श्वेत पाउडर के रूप में बनेगा। और आपको पता है कि धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड की जो नेचर जो है मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ, कैसी होगी, क्षारीय होती है, ये क्षारीय प्रकृति होते हैं। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होते हैं, क्षारीय प्रकृति। अब रासायनिक समीकरण हुई तो उसमें ऐसा क्या होता है, किस वजह से हमें पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण हुई, उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, याद रखें थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं। जब रासायनिक समीकरण होगी तो पहली बात परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आएंगे, रासायनिक परिवर्तन होने से या रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। पहली बात, अवस्था बदल सकती है, अवस्था बदल सकती है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोई पदार्थों से लिक्विड में आ जाएगा, कोई लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, यानी उसकी जो अवस्था जो है, स्टेट जो है पदार्थ की, वो परिवर्तन हो सकती है। दूसरी बात, रंग बदल सकता है, रंग में परिवर्तन, रंग में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूं, सेब देखा है, सेब को जब आप चाकू से काट देते हो तो कुछ समय के बाद पड़ा रहने पर सेब के ऊपर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का सा कलर आ जाता है, ब्राउन रंग की जो परत जो है वो जम जाती है ना, तो वो क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है, क्या आ जाता है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात करें, अब कुछ रिएक्शन हमने की, जैसे हमने अम्ल और क्षार की जब बात की थी, उस टाइम आपको पता है कि जब इसके साथ रिएक्शन की, धातु की जब अम्ल के साथ रिएक्शन की, तब गैस का भी उत्सर्जन हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, तब भी हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होने में कुछ एक चेंजेस आते हैं, सॉरी उत्सर्जन साथ ही गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब एक पॉइंट की और बात करें तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। इसका मतलब अभिक्रिया में कहीं ना कहीं तापमान में क्या है, परिवर्तन आ रहा है। आप जानते हो, जैसे मान लो आपको मैंने बताया था पीछे वाली क्लास में भी कि जब आप कड़ी को, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। आप देखिए चूने का पानी जब बनेगा तो उसके साथ एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी, पूरी रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस हुई, ताप में परिवर्तन हुआ। और कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती है जब, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने ग्लूकोज जो मार्केट में मिलता है
ग्लूकोज को जब आप पानी में डालते हो तो गिलास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तापमान में भी क्या है, अंतर है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चौथा जो कंसेप्ट है वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा, परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का पता है कैसे चलेगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में हो चुकी है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन आपके सामने है, परिवर्तन आपको देखना मिल सकता है कि अवस्था बदल सकती है, ठोस, द्रव्य, गैस, इनमें चेंजेस आ सकते हैं। दूसरी बात, रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने से का एग्जांपल आपको दिया। तीसरा है गैस का परिवर्तन, उत्सर्जन हो सकता है, उसमें गैस का क्या हो सकता है, उत्सर्जन होगा, ठीक है। उष्माक्षर की जिनको रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उष्मा का भी उत्सर्जन हो सकता है। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, अगर उष्मा का उत्सर्जन हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मली बात है, कम हो जाएगा, अंदर का बाहर से अंदर से सारी उष्मा बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली चीजें है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, इसकी स्टेट बदल सकती है पदार्थ की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण बढ़िया चैप्टर है, आपको जो काम की चीज है ना वो मानता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। तो अवस्था परिवर्तन हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए बात करेंगे आगे, इधर की बात करें यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि रासायनिक अभिक्रिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और उसकी अवस्था, संगठन जो है वो बदल जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं कि वास्तव में केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या चीज है, कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। अब आप इसको अगर रासायनिक अभिक्रिया को जब आप प्रतीक के रूप में कोई भी सिंबल है, जैसे मैंने लिखा भी, जैसे मैं दो तीन नाम लिखूंगा, मैं किसको लिखोगे प्रतीक के रूप में, पदार्थ को, क्योंकि और चीजें होगी रासायनिक समीकरण भी पदार्थ के रूप में होगी, जब पदार्थ मिलेंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो पदार्थ को किस रूप में लिख सकते हो आप, पदार्थ को जब प्रतीक के रूप में लिख दो, किसके रूप में लिख दोगे, प्रतीक के रूप में, या पदार्थ को किसी चिन्ह के रूप में दिखा दो, कोई भी चिन्ह हो सकता है, या पदार्थ को किसी किसके द्वारा में अणुसूत्र के रूप में लिख दोगे, अणुसूत्र, कुछ भी हो सकता है, यौगिक के रूप में। तो जब किसी भी रासायनिक वह समीकरण जिसमें पदार्थों को किस रूप में, प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में, या उनके अणुसूत्र के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो समीकरण कौन सी कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर प्रतीक का मतलब, जैसे मैंने लिखा रासायनिक समीकरण में मैंने यूज किया, अभिक्रिया में यूज किया मैंने जिंक, तो उसको मैंने किस प्रतीक से लिख दिया, Zn से लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे वाली स्लाइड में मैंने बात की थी मैग्नीशियम, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, Mg लिखा, ये प्रतीक ही तो। दूसरी बात आइए इधर मैं चिन्ह की बात करूं तो आप जानते हो कि जब दो से ज्यादा विकारक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लग जाता है। आप एरो का निशान भी लिखते हो, तीर का निशान, तो ये क्या है, ये चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह, इनका भी यूज करते हैं। अणुसूत्र की बात करें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, H2O की बात करें, कुछ भी कैसा भी कंपाउंड आ सकता है, यौगिक लिख सकते हो आप, अणुसूत्र लिख सकते हो। तो ये वाली चीजें जब लिखी जा सकती है, जल का अणु है H2O, तो ये अणुसूत्र हो गया ना। तो इस रूप में जब पदार्थ को हम वो समीकरण जिसमें पदार्थ को, इस मैटर को हम प्रतीक, चिन्ह और अणुसूत्र के रूप में लिख देते हैं, तो इस प्रकार की समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो मैं जो बोल रहा हूं आप साथ साथ में लिखते जाइए कि वो समीकरण जिसमें पदार्थों या जिसमें पदार्थों को प्रतीक, चिन्ह और अणुसूत्र के रूप में दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण। इसके अगर मैं बात करूं, दो प्रकार की रासायनिक समीकरण है यहाँ पर। एक बात करूं मैं शब्द समीकरण, इसकी बात करूं शब्द समीकरण, और एक समीकरण जो है
वो है सूत्र समीकरण। कौन से समीकरण है? सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण। अब देखिए शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में क्या डिफरेंस है? यदि जो पदार्थ यूज में लिए जा रहे हैं, नाम से बता देना या शब्द से लिखे जाएंगे, जो पदार्थ आप यूज में ले रहे हो, उपयोग में ले रहे हो समीकरण में, अभिक्रिया में, अगर उनको पदार्थ को किस रूप में लिखा जाए? पदार्थ अगर शब्द के रूप में लिखे जाते हैं, शब्द के रूप में, तो वो तो समीकरण कौन सी होगी? शब्द समीकरण। कि वह समीकरण जिसमें पदार्थ को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, वो समीकरण कौन सी होती है? शब्द समीकरण। और वही पदार्थ को अगर सूत्र के रूप में, प्रतीक के रूप में, अणुसूत्र के रूप में आप लिख देते हो, सूत्र या प्रतीक के रूप में लिख देते हो, पदार्थ को किस रूप में? सूत्र या उसके प्रतीक के रूप में लिख देते हो, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या आपने देखी थी? तो मैंने पदार्थ को क्या लिखा? मैग्नीशियम को मैंने क्या लिखा? Mg। देखिए मैंने मैग्नीशियम को शब्द में लिख दिया है, इस मैग्नीशियम को मैंने किस शब्द में लिखा? मैग्नीशियम नाम से लिख दिया है। और वही मैं बात करूं, प्लस ऑक्सीजन को मैंने शब्द में लिखा है, और इसका सूत्र क्या है? O2। अणुसूत्र के रूप में इसको लिखते हैं, ये ऑक्सीजन का O2 के रूप में लिखा जाता है। और वही बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने क्या लिखा? MgO। तो इन पदार्थों को मैंने क्या लिखा? शब्दों के रूप में लिखा। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। कौन से समीकरण बोलते हैं? शब्द समीकरण। कि वह समीकरण जिसमें पदार्थ जो है, ये सारे पदार्थ ही, पदार्थों को किस रूप में लिखा जाए? शब्दों के रूप में लिखा जाता है, वो समीकरण कौन सी कहलाती है? शब्द समीकरण कहलाती है। और अगर शब्द वाले समीकरण को अगर मैं सूत्र के रूप में लिख दूं, प्रतीक के रूप में लिख दूं, तब ये मिलकर के क्या बना देती है? सूत्र समीकरण। तो इस नीचे वाले समीकरण को क्या बोल देंगे? सूत्र समीकरण बोल देंगे, सूत्र समीकरण। अब बताओ कहां समस्या आ रही है? नॉर्मल सी बात है कि रासायनिक समीकरण जिसमें पदार्थ को प्रतीक, चिन्ह और अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। दो प्रकार के शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण जिसमें पदार्थ को शब्दों के रूप में लिखा जाएगा, जैसे ये लिखी हुई है, और जिसमें पदार्थ को सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? सूत्र समीकरण बोलेंगे। अब बताइए यहां पर किसी को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण के भाग क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के घटक, समीकरण के घटक या रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके घटक क्या है? देखो एक रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार के घटक होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के। बोलोगे सर वो कौन कौन से होते हैं? तो आइए कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स, घटक को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। तो दो प्रकार के घटक हैं। पहला घटक यहां पर है, ध्यान दें, पहला घटक यहां है अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और दूसरा जो घटक है वो है उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है क्रियाकारक। अभिकारक का दूसरा नाम है क्रियाकारक, यानी कि क्रिया को करने वाला। और इसका जो दूसरा नाम है वो है उत्पाद, सॉरी क्रियाफल। इसको क्या बोलेंगे? एक बार क्रियाफल बोलेंगे। चलिए ये देखिए, क्रियाफल का मतलब क्रिया होने के बाद में जो भी पदार्थ बनता है, रिजल्ट बनता है, उसको बोलते हैं क्रियाफल। तो बताओ यहां तक कोई समस्या है किसी को? तो किसी भी रासायनिक समीकरण के दो घटक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं, जिसमें से एक होता है कौन सा? अभिकारक या जिसको क्रियाकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और दूसरा घटक होता है कौन सा? क्रियाफल यानी कि उत्पाद, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है। बात हमारे पास ये है कि सर अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? तो आज देख लेते हैं। अभिकारक
अभिकारक वो होता है, सॉरी अभिकारक लिखना, अभिकारक, चलिए अभिकारक देखिए, अभिकारक कौन सा होता है, किसे कहते हैं अभिकारक? अभिकारक भी पदार्थ है, ये तो पता ही है सभी को, कुछ पदार्थ होंगे वो रिएक्शन करेंगे ना, वही तो अभिक्रिया करेंगे। तो अभिकारक का मतलब है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, स्टार्टिंग में जिनसे अभिक्रिया स्टार्ट होगी, शुरू होगी, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिनसे अभिक्रिया शुरू होगी, वे कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोई मान लो दो कुश्ती पहलवान लड़ रहे हैं, तो कुश्ती में भाग कौन ले रहे हैं? दो पहलवान। कितने पहलवान ले रहे हैं? दो पहलवान ले रहे हैं। और कुश्ती होने के बाद में कितने जुड़ेंगे, कितने जीतेंगे? अगर दोनों भाग खुले तो कोई नहीं जीतेगा, पर बेसिकली अगर बात करें तो उनमें से कोई एक जीतेगा। तो जो कुश्ती में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या है? दो। तो वो तो एक तरीके से क्या है? अभिकारक है। ठीक है, और कुश्ती होने के बाद में जो एक विजेता होगा वो क्या है? प्रोडक्ट। यही मैं यहां कहने का प्रयास कर रहा हूं। या कोई कुश्ती नहीं चल रही है, या अभिक्रिया हो रही है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है पदार्थों के बीच में। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, स्टार्टिंग में जिन पदार्थों को हम यूज करके अभिक्रिया करवाना चाह रहे हैं, वो पदार्थ जिनसे अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया में जो स्टार्टिंग में भाग ले रहे हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। और जब जैसे इन दोनों को मिलाया, इन दोनों ने रिएक्शन की, अभिक्रिया की, और उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या कहलाता है? उत्पाद। तो उत्पाद की डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी कि अभिक्रिया होने के बाद बने पदार्थ, क्या लिख देंगे? अभिक्रिया होने के बाद बने पदार्थ, कुश्ती वाला एग्जाम्पल बढ़िया वाला, बढ़िया दो पहलवान है, बढ़िया पहलवान, और वो दोनों पहलवान क्या कर रहे हैं? कुश्ती कर रहे हैं। तो कुश्ती में भाग कितने लिए? दो ने लिए, उनमें से जीतेगा एक जीतेगा। तो कुश्ती में भाग लेने वाले वो अभिकारक, ठीक है। और कुश्ती होने के बाद जो एक विजेता रहेगा वो एक तरीके से प्रोडक्ट है। अब कोई देख लेगा, ये छोटी क्लास वाले ना, 10th क्लास वाले, उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो वहां पर लिख के आएंगे कि सर ने बताया था कि दो कुश्ती में भाग ले रहे हैं, वो तो अभिकारक है और जीत गया, वो क्या उत्पाद है। अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर पेपर में लिखना होता है तब सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होता है, ये समझाने का तरीका है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या होंगे? अभिकारक होंगे, और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, इसे मैंने एक इक्वेशन की बात करूं मैं, इक्वेशन की जो आपने पीछे पढ़ी है, जब आप मैग्नीशियम को, रिबन को ऑक्सीजन में जला दोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक कौन से होंगे? अभिक्रिया में भाग कौन से ले रहे हैं? यस, आप बता सकते हो, ये वाले अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? अभिकारक है। और इन दोनों के रिएक्शन से ये श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का पाउडर जो बना है, इसको बना लेंगे उत्पाद। ये अभिक्रिया के होने के बाद बना है। समझ में आ चुकी है बात? तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी क्या रखनी है? ध्यान रखनी है कि अभिकारक दो रासायनिक समीकरण के दो घटक हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक है, और जो अभिक्रिया होने के बाद बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर एक बात करूं मैं, तो रासायनिक समीकरण एक नाम आता है रासायनिक समीकरण में, जिसे संतुलन करेंगे तो उसमें एक नाम आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या नाम आता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक नाम आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा नाम कौन सा आता है? यहीं पर लिख देता हूं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब संतुलित और असंतुलित क्या है ये भी ध्यान से देखिए। कि संतुलित का मतलब होता है, जैसे मैंने इक्वेशन की, वही मैं इक्वेशन बार-बार करूं, उसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
और जब आपने इन दोनों को रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आप देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना परमाणु है, मैग्नीशियम बोल रहा है कि 1 है, तो बिना तो यहाँ पर 2 का कुछ नहीं लगा हुआ, इसका हम लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के परमाणु है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन बना है। कई बात करें इधर उत्पाद के अंदर बात करें तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु है यहाँ पर, फिर भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, पहले 2 थे, अब क्या हुआ, 1 हो गया। तो इधर देखो अभिकारक के अंदर, इधर वाली साइड मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक में टोटल परमाणु कितने हैं, मैग्नीशियम और इसके जोड़ करके, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है इनके जोड़ करके परमाणु है 1 मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन के 2, यानी कि टोटली कितने परमाणु है, 3 परमाणु। वही उत्पाद की बात करें इधर वाली साइड में तो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन जो है इन दोनों के जो परमाणु जो है वो कितने हैं, 1 प्लस कितना, 1 प्लस कितना 1, इसका मतलब परमाणु कितने हैं, 2। इसका मतलब संतुलित नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, इन दोनों में परमाणु की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, क्योंकि एक नियम बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, नियम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम ये बोलता है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान, चाहे अभिकारक का पदार्थ हो चाहे उत्पाद का हो, तो द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ये दूसरी बात है इसकी, कि द्रव्यमान नष्ट नहीं कर सकते और द्रव्यमान को उत्पन्न भी नहीं कर सकते, पैदा भी नहीं कर सकते, बनाया भी नहीं जा सकता, उत्पन्न भी, उत्पादन नहीं किया जा सकता। दोनों ये चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब द्रव्यमान जितना है कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। अगर वही इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी अभिकारक में पदार्थों का द्रव्यमान है या संख्या अभिकारक में पदार्थ की संख्या, पदार्थों की संख्या हमेशा बराबर होगी, किसके बराबर होगी, किसके, उत्पादों में परमाणु की संख्या, उत्पादों में पदार्थ के परमाणु की संख्या। पदार्थ की जगह परमाणु भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, परमाणु। ये अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होगी सेम की सेम कहां पर होगी, उत्पाद के अंदर होगी। मान लो अगर अभिकारक में टोटल परमाणु 5 है तो निश्चित तौर पर उत्पाद में भी परमाणु की संख्या क्या होगी, 5 ही होनी चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भाई साहब 3 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। इसका मतलब दोनों बराबर तो नहीं है, उत्पाद में और अभिकारक में दोनों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ऐसा लड़ेंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। अगर इनको एक मौका मिल गया ना तो ये दोनों का सिर फोड़ देंगे, तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे घर वाले होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को क्या है, कई बार खेलने के लिए 2 बच्चे हैं, उनको एक को सामान लाके दे दिया, दूसरे को कोई छोटी चीज लाके दे दी, लाके तो उसको भी दिया है, परंतु एक जैसी नहीं है तो ऐसा लड़े आराम से एक दूसरे गुत्था मुठ हो जाएंगे, किसी और उससे बाल खींचेगा, उसका ये बाल खींचेगा, इस तरीके से लड़ाई खुला है ना, एकदम अखाड़ा बन जाएगा और सर पे उठा लेंगे दोनों बच्चे। क्यों, उनके पास समान नहीं है, ठीक है, एक जैसी चीजें नहीं है। तो सेम प्रॉपर्टी यहां फॉलो हो रही है कि दोनों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तब तो राजी है। देखो यार जी रोटी खानी कोई मतलब नहीं है, चाहे हो चाहे नहीं हो। तो जब आप संतुष्ट करना चाहते हो, नाम से पता चलेगा या संतुलित लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम भी बोलता है। तो यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो नहीं हो रही बराबर। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। कौन सी समीकरण है, आप बोल सकते हो कि सर ये समीकरण कौन सी है, असंतुलित समीकरण है। और मैं इसको झूठ भी नहीं कह सकता, इसको नकार भी नहीं सकता कि वास्तव में यार असंतुलित तो है, क्योंकि दोनों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये रूल होता है, जब आप संतुलित करना चाहते हो तो ब्रैकेट के आगे क्या लगा दो, इनके आगे सभी के आगे क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो।
और ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं बाद में बता दूं किस विधि के द्वारा। सबसे पहले उस अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें उस ग्रुप का सिलेक्शन किया जाता है जहां पर परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक है, तो दो है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ दो है, यहाँ पर एक है, इसका मतलब ज्यादा इसके पास है। ऑक्सीजन बहुत टाइप में होगा ना, तो इसको संतुलित करना है, तो यहाँ दो है तो इसको भी दो बनाना पड़ेगा। कहीं चिपका के आप लो सर आपने बोला था दो हो जाए तो दो कर दिया हमने, तो नहीं, यहां लिखना ही नहीं होता। ये रूल है कि आप कभी इसके पैरों के नीचे नहीं लिख सकते, आप इस ब्रैकेट के आगे लिख सकते हो। यह रूल है। आप किसी के घर में जाओ, अपने घर में जाओगे तो गेट से जाओगे ना, कितने दिन आप पीछे से चले जाओगे, कितने दिन आप दीवार फांद के चले जाओगे, नहीं जा सकते ना, वो तरीका सही नहीं है। तो यहाँ यही बात है, ये तरीका सही नहीं है। तो तरीका को सही करने के लिए भाई सही करेंगे, घर से जाएंगे, बाहर से नहीं जाएंगे, एकदम गेट से होके जाएंगे। इसका मतलब आपको दो ऑक्सीजन बनाने हैं तो यहां लगाओ, क्योंकि ये दो गुना में है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, और इसके लगे आप एक और सरप्राइज मिल गया हमें, क्या मिल गया कि मैग्नीशियम के लगे आप दो हो गए, है ना, बैटरी गंगा में इसमें भी आप लगे, आप भी दो, आपा दो, तो फिर हम भी कोई कम थोड़ी है, हम कोई कम थोड़ी चीज है। हमने देखा यार मैग्नीशियम भी दो हो गया, यहाँ मैग्नीशियम बचा अकेला बैठा है, तो ले लेते देखो भी बराबर करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम को भी मैंने क्या कर दिया, दो कर दिया, मैग्नीशियम को भी मैंने क्या कर दिया, दो कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं मैग्नीशियम के पास कितने परमाणु टोटल, दो परमाणु, ऑक्सीजन के पास भी कितने परमाणु टोटल, दो परमाणु, और इन दोनों को काउंट करोगे तो कितने होंगे, चार। इधर आ जाइए, ये दो इन दोनों के गुणा में है, इसका मतलब मैग्नीशियम भी कितना लिए बैठा है, दो लिए बैठा है, ऑक्सीजन भी अब कितने लिए बैठा है, दो लिए बैठा है, तो दोनों में परमाणु की संख्या क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो इस प्रकार की समीकरण को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि वह समीकरण जिसमें पदार्थों वह समीकरण जिसमें अभिकारक में और उत्पाद में, देख लीजिए इधर वाले अभिकारक है, इधर वाले क्या उत्पाद है, इन दोनों में परमाणु की संख्या क्या है, बराबर होगी, इसमें भी चार, इसमें भी चार। तो जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो तो ऐसी समीकरण कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब ऐसी नहीं हो, जैसे मैंने पहले लिखा था आपके लिए कि Mg प्लस ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण व्हाइट कलर का, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन दो था, यहाँ तो ऑक्सीजन क्या है, एक है, तो भाई साहब ये रूल काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक में दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की समीकरण को अपन बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या नहीं है, बराबर नहीं हो, वो समीकरण कहलाती है असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और याद रखें इस समीकरण का दूसरा नाम भी है कंकाली समीकरण बोलते हैं। कौन सी समीकरण बोलते हैं इसको, कंकाली समीकरण, स्क्लैंटन इक्वेशन। कंकाल देखा है, कंकाल में पूरा नहीं होता, एक ह्यूमन बॉडी एक सीधी है और एक कंकाल है, तो आप उसको पूरी बॉडी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ कमियां हैं, इसलिए इसको अपन कंकाली स्क्लैंटन इक्वेशन बोलते हैं, और इस वाली को बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब दोनों तरफ अगर समान है तो हम क्या कह सकते हैं, ये संतुलित समीकरण है, और इसमें दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या समान है, इसका मतलब ये कंकाली या फिर इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया समीकरण को संतुलित करने का, इस प्रकार के मेथड की जो मेथड है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल विधि। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इधर सारे समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बताइए कहां दिक्कत आ रही है, समस्या कहीं नहीं है। समीकरण संतुलित कौन सी होती है, असंतुलित कौन सी होती है, इसके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर है, हो चुकी है और नहीं हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। चलिए होगी बात, करें स्टार्ट करें आगे। चलिए अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें क्या है, मैं एक चीज और करवा देता हूं आपको, जो सिंपल सी चीजें हैं वो आप कर लो। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले इसकी
अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर समीकरण लिखने के चरण, स्टेप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, समीकरण के चरण, समीकरण लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, लिखने के चरण। एक रिएक्शन में लिखूंगा और बार बार उसी रिएक्शन को मैं बता करके आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाए। सबसे पहली बात, अभिकारक जो है, अभिकारक वो किस साइड रखे जाएंगे, बाईं तरफ। अभिकारक हमेशा कौन सी साइड रखे जाएंगे, बाईं तरफ। और उत्पाद जो है वो हमेशा कौन सी साइड होंगे, दाईं तरफ। चलिए देख ले, चलिए बात करते हैं। एक इक्वेशन की मैं बात करता हूं, इक्वेशन जैसे H2 प्लस ऑक्सीजन और इन दोनों से बनता है वाटर H2। अब समीकरण संतुलित है नहीं है, इसमें मत जाना, एक बार थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना। समीकरण संतुलित नहीं है तो आप जानते हो किस तरीके से संतुलित करना है, इनके ब्रैकेट लगा दो और जितने परमाणु इधर है उनको इधर बैलेंस करते रहो, उधर वालों को उधर बैलेंस करते रहो, कर दोगे आप हिडन करने मेथड से। चलिए बात करते हैं यहां पर कि पहली लाइन का मतलब क्या है जो मैंने लिखी है, अभिकारक बाईं तरफ और उत्पाद दाईं तरफ रखे जाते हैं। जैसे मान लो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये वाली साइड दाईं तरफ है और ये वाली साइड कौन सी है, बाईं तरफ है। तो इधर वाली साइड को क्या लिखे जाएंगे, अभिकारक लिखे जाएंगे और इधर वाली साइड क्या लिखे जाएंगे, उत्पाद लिखे जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये LHS साइड है बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है यानी कि दाईं तरफ। क्लियर हो गई बात। दूसरा, चलिए अगर एक से ज्यादा अभिकारक है, दो से अधिक, दो से अधिक क्या है, दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, उत्पाद भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या लिखेगा, प्लस का निशान लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह, ठीक है लगेगा। कैसे, देखो अभिकारक कितने हैं, एक और एक दो, तो जब दो अभिकारक हो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं, दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक हो, चाहे वो अभिकारक हो ये वाला हो चाहे उत्पाद हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, चाहे अभिकारक है चाहे उत्पाद है, चाहे इधर वाली साइड दो है, दो से ज्यादा है, या इधर वाली साइड दो या दो से ज्यादा है, तो उनके बीच में कौन सा निशान लगेगा, प्लस का निशान। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दो अभिकारक है, इसका बीच में प्लस का निशान लगेगा। कुछ ऐसे रिएक्शन आएगी जिसमें आपको देखना आगे की तरफ दो निशान, एक निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, जितने ज्यादा उत्पाद बनेंगे उसके बीच में प्लस का निशान लगता जाएगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात, ताप को, दाब को या उत्प्रेरक को, ताप दाब उत्प्रेरक कि जिनके उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है वो हमेशा इस तीर के निशान के क्या लिखे जाएंगे, ऊपर लिखे जाएंगे, ये निशान के या चिन्ह के ऊपर लिखे जाते हैं, लिखे जाएंगे। जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्लास फोर पेज में बताया था, तो क्लास फोर पेज में मैंने क्या किया, तीर के निशान के ऊपर मैंने कैलोरी लिखा था 373 कैलोरी, तो ये ताप था ना, तो ताप को भी तीर के निशान के ऊपर, यहाँ पर कोई उत्प्रेरक आता, जैसे हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो उत्प्रेरक आता तो भी तीर के निशान के ऊपर, दाब 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 जो भी है तीर के निशान के ऊपर या नीचे, ज्यादा हो जाएंगे तो आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तीर के निशान के क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तीर के निशान के आसपास लिखेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरी बात, एक बात और देखते हैं कि ये वाली चीज होगी कि सर अभिकारक बाईं तरफ होंगे, उत्पाद दाईं तरफ होंगे, दो से ज्यादा अभिकारक हो या उत्पाद हो, निशान के बीच में प्लस का निशान लगेगा। तीसरा कंसेप्ट है कि ताप दाब उत्प्रेरक जो भी है वो तीर के निशान के क्या लिखे जाएंगे, ऊपर लिखे जाएंगे। क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात, मतलब अगर पदार्थ है, पदार्थ जो भी है उनको भौतिक अवस्था में लिखते हैं, पदार्थों को किस रूप में लिखा जाता है, भौतिक अवस्था के रूप में लिखा जाता है, भौतिक अवस्था के रूप में लिखा, तो पदार्थों को किस रूप में लिखते हैं, भौतिक अवस्था के रूप में लिखा जाता है। जैसे बात करूं मैं यहां पर कि अगर कोई भी अभिक्रिया के अंदर पदार्थ ठोस है, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, आपने ठोस पदार्थ किया, जैसे मैग्नीशियम खनिज ठोस है, तो
ठोस पदार्थ है तो उसके लिए उसके नीचे क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये गैस है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, और ये भी गैस है तो इसके लिए जी लिख देंगे। इस तरीके की बात कर रहा हूं मैं। अगर अभिक्रिया में पदार्थ ठोस है तो उसको लिखेंगे एस से, उसके पैरों में नीचे सॉरी, अगर पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है, द्रव है, तो उसको लिखेंगे एल से। एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब सॉलिड, ठोस। अगर पदार्थ किस रूप में है, गैस के रूप में है, इसके रूप में बेटा गैस के रूप में है, तो इसको लिखेंगे किससे, जी से, गैस। तो यहां पर ये चीज देखिए कि पदार्थ जिस भी अवस्था में लेंगे हम, ठोस में लेंगे, द्रव में लेंगे, गैस में लेंगे, उनको उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा, नीचे लिखेंगे जैसे वहां पर मैंने लिखा। चलिए 4, अगर पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है, यानी कि जल में घोल करके आपने किसी पदार्थ को यूज किया है रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया करवाने में, तो इसके लिए लिखेंगे AQ। AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो ये चीज आप 4-5 जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये थोड़ा सा ध्यान से रखें कि क्या होगा। सबसे पहली बात ध्यान से देखें कि अभिकारक हमेशा बाईं तरफ, उत्पाद हमेशा दाईं तरफ। दो से ज्यादा अभिकारक हो या उत्पाद, उनके नीचे प्लस का निशान, ताप, दाब जो भी है तीन निशान के ऊपर लिखेंगे। पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखेंगे, जैसे ठोस है तो एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, और जलीय विलयन के लिए AQ लिखेंगे। यहां तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर लिया है ना। अगर नहीं आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक दिन मेरे को वापस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपको वापस एक बार सिखा दूंगा कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। बढ़िया, चलो बढ़ते हैं। तो अब आगे की जो कंसेप्ट जो है रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के जो प्रकार जो है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाता है तो आपके भी थोड़ा बोरियत सी फील होने लग जाती है कि सर पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से देख लेंगे। अब इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताऊंगा, कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से है, उन सभी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सारे के सारे वीडियो जो है वो कंप्लीटली समझ में आ रहे हैं, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप एक बार 2 बार इन वीडियो को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलें तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।